हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार सीरीज का फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फॉर मैनेजर का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार सीरीज चल रही है और थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ये जो 7 क्वेश्चन है इसका थ्योरी और न्यूमेरिकल लगभग फिक्स है, या तो थ्योरी आएगी या न्यूमेरिकल आएगा। वो है रेशो एनालिसिस का न्यूमेरिकल आता है। यह आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोई इन्वेस्टर है, बताइए उसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कौन कौन से रेशो का उसका ध्यान रखना होगा। ये थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। या आपसे एक बैलेंस शीट दे देंगे और 4 तरीके के रेशो पूछ लेंगे। तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा, यदि आपको फॉर्मूला आता है तो वो ब्रेड एंड बटर है, बिल्कुल इजीली आपसे सारे रेशो आप बना लोगे। कुछ नहीं, 10-12 फॉर्मूला है, 12 फॉर्मूला आपने डिटेल वीडियो में बता रखे हैं। यहाँ भी मैं फॉर्मूले दे दूंगा, अच्छे से इसको याद कर लेना। केवल फॉर्मूला याद करने से भी आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो रेशो क्या होता है, बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेशन में काम आता है। जब एक नॉन फाइनेंशियल बच्चा होता है, नॉन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, या नॉन फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन होता है, उसको उस कंपनी के फंडामेंटल्स हमको इजी वे में समझने होते हैं, तब रेशो एनालिसिस यूज़ किया जाता है। जब कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हमको एनालिसिस करना होता है तो रेशो एनालिसिस यूज़ किया जाता है, जिससे कंपनी के इनसाइट हमको आइडेंटिफिकेशन हो सके। ये यूज़ कौन कौन कर सकता है ये भी याद रखना। रेशो एनालिसिस का यूज़ करते हैं इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, बैंकिंग कंपनीज यूज़ करती है, गवर्नमेंट यूज़ करती है, मैनेजमेंट यूज़ करता है, एम्प्लॉइज यूज़ करते हैं, स्टेक होल्डर्स यूज़ करते हैं, वेंडर्स यूज़ करते हैं। जो भी कंपनी से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब जने रेशो का यूज करते हैं। तो रेशो फाइनेंशियल एनालिसिस का एक एस्पेक्ट होता है जो कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की हेल्थ चेक करता है। सबसे पहला पॉइंट होता है लिक्विडिटी रेशो। ये फर्स्ट टाइप ऑफ द रेशो होता है जिसमें हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है हिंदी में तरलता, याद रखना तरलता। तरलता मतलब गल्ले में कितना पैसा पड़ा है और सही रखा है कि नहीं रखा है। जैसे लिक्विडिटी रेशो है, पहला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशो का फॉर्मूला है। और दूसरा है क्विक रेशो, जिसमें करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये 2 रेशो के फॉर्मूले हैं। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी का जो आइडियल फॉर्मूला है वो 2:1 भी माना जाता है कुछ बुक में, और कुछ बुक्स में 1:1 भी है। अब 2:1 पे बात करते हैं क्या क्या रह रहा है। इसका कहने का मतलब ये है, ये रेशो का इंटरप्रिटेशन भी अपन को सीखना है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो लायबिलिटी है उसको चुकाने से डबल हमारे पास पैसा है, यानी करंट एसेट्स यानी कि कैश और कैश का इक्विवेलेंट है ना। और करंट लायबिलिटी जिनको हमको 6 महीने के अंदर देना है और जिनसे हमको 6 महीने के अंदर लेना है वो हमारी करंट एसेट्स में आ जाते हैं। अभी मेरे गल्ले में 1000 रुपये रखे हैं और मेरे जो ग्राहक मांगने वाले हैं, मतलब जो मेरे से वेंडर्स हैं जिन्होंने मेरे को प्रोडक्ट सप्लाई करा है, वो 2000 रुपये मांग रहे हैं ना। तो क्या होगा, कंपनी के पास पैसा नहीं रहेगा, शॉर्ट रहेगा कैश का, क्योंकि मांगने वाले ज़्यादा हैं और गल्ले में पैसा कम। अगर इसका अपोजिट हो, गल्ले में 2000 है और 1000 मांगने वाले, तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन अगर मान लो गल्ले में 3000 रुपये यानी कैश 3000 रुपये और हमारी करंट लायबिलिटी हमने केवल 1000 रुपये का स्टॉक खरीद रखा है, तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी एक्स्ट्रा कैश अवेलेबल है इसका मतलब हमने, हमारा मैनेजमेंट सही से वर्क नहीं कर रहा, हमने हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करा। एक्स्ट्रा कैश रखा हुआ, कैश का मार्केट में लगाते, इन्वेस्टमेंट करते, स्टॉक खरीदते, तो 2 पैसा और बिजनेस में आता, प्रॉफिट जनरेट होता, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो लिक्विडिटी रेशो से हम ये चेक करते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कितना अच्छा वर्क करा और उसकी कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है। नेक्स्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, रेशो के अंदर जीपी रेशो, एनपी रेशो, यानी कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है। यानी कंपनी पे 100 रुपए लगाने पे अगर 15 रुपए मिलते हैं तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। और कंपनी का नेट प्रॉफिट मतलब जो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है। तो कंपनी में जीपी और एनपी जरूर चेक करता है हर इन्वेस्टर, यानी कि कंपनी में कितना पैसा लगाएंगे तो कितना % प्रॉफिट कमा रही है। जैसे कि एक कंपनी का प्रॉफिट 10,000 रुपये है और दूसरी कंपनी का प्रॉफिट 25,000 रुपये, तो आपको लगेगा कि सर मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, ए में कि बी में? तो आप सब कहोगे कि सर बी में इन्वेस्ट करो क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट इसका ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इस कंपनी का जो अपना सेल्स है, ये सेल्स है केवल 20,000 रुपये की सेल्स है और इस कंपनी की सेल्स 2.5 लाख रुपये की सेल्स है। कितने की सेल्स है? 2.5 लाख। यानी कि इस कंपनी ने 2.5 लाख रुपए की सेल्स करके 25,000 रुपये कमाए, यानी कंपनी ने 10% प्रॉफिट कमाया। इस कंपनी ने 20,000 रुपये की सेल्स करके 10,000 कमाए, यानी इस कंपनी का 50% प्रॉफिट है। तो जब हमने एनपी रेशो निकाला तो एक कंपनी 50% प्रॉफिट बुक कर रही है, एक कंपनी 10% प्रॉफिट बुक कर रही है, तब हम एक्चुअल में कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ये चेक करता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, यानी कि इन्वेस्टर के लिए लिक्विडिटी भी चेक होती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक
चेक होती है। नेक्स्ट आ जाता है एफिशिएंसी रेशो। एफिशिएंसी रेशो वो रेशो होता है जो हमको टर्नओवर बताता है। टर्नओवर बताता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर एक इन्वेंट्री जो हमारे पास गुड्स में है वो उसको सेल होने में कितना टाइम लगता है। जैसे कि मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं बिग बाजार का। बिग बाजार के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जब कैलकुलेट करते हैं तो वो 90 डेज के अप्रोक्स आता है। वहीं डीमार्ट का इन्वेंट्री रेशो 30 डेज के अप्रोक्स आता है। मतलब डीमार्ट जो भी प्रोडक्ट खरीदता है वो डीमार्ट में 30 दिन के अंदर बिक जाता है, और वहीं बिग बाजार कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको बेचने में उसको 90 दिन लगते हैं। तो जब 60 दिन उसके पास ज़्यादा लगते हैं, वो उसका स्टॉक का मेंटेनेंस जाता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, अगर उसका रख रखाव के अंदर वेयर हाउस की स्पेस अलोकेशन जाएगा तो उसमें कंपनी को दिक्कत आती है। इसलिए बिग बाजार का शेयर आपको सस्ता मिलेगा और जो डीमार्ट का शेयर है वो तो हम आसमान छू रहा है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो यहाँ पर ध्यान रखना होता है। अकाउंट रिसीवेबल रेशो और अकाउंट पेएबल रेशो, दोनों रेशो होते हैं। यहाँ पर एक ही दिया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल। अकाउंट रिसीवेबल रेशो मतलब कि हमारा एवरेज डेप्टर से कितने दिन में हमको पैसा मिल जाने वाला है। जो हमारे डेप्टर है, मान लीजिए डेप्टर टर्नओवर रेशो के अंदर हमको 30 दिन में पैसा आ जाता है और पेएबल रेशो हमारा है 15 दिन का। ये तो एक गलत बात है, यानी 15 दिन में मेरे को पैसा चुकाना है और जो देने वाले हैं वो मेरे को 30 दिन में। तो अगर ऐसा होगा तो मेरे पास हमेशा वर्किंग कैपिटल क्राइसिस रहेगा। उल्टा होना चाहिए, मेरा पेएबल रेशो तो होना चाहिए 70 दिन का। जिनको मेरे को पैसा देना है 70 दिन और जिनसे मेरे को रिसीव करना है वो 70 से कम होना चाहिए। क्यों? इसी से क्या होगा, हमारा मार्केट में क्रेडिट नहीं रहेगा और हमारा वर्किंग कैपिटल हमेशा मैनेज रहेगा। तो ये अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल रेशो चेक करते हैं। एसेट्स टर्नओवर रेशो, ठीक है, ये अपन छोड़ सकते हैं। डेप्ट रेशो मतलब डेप्ट अपॉन इक्विटी, यानी कि मेरा इंटरनल कितना पैसा लगा हुआ है और एक्सटर्नल कितना पैसा लगा हुआ है। डेप्ट अपॉन इक्विटी यानी कि अब ये लाइबिलिटी साइड में चेक होता है। अब लाइबिलिटी में दो तरीके की लाइबिलिटी देखते हैं, एक तो इक्विटी की लाइबिलिटी और एक आउटसाइड लाइबिलिटी, लोन मान लीजिए इसको। अब मान लेते हैं किसी का इक्विटी में 4 लाख रुपए लगा है और लोन उसने ले रखा है 12 लाख का, तो ये डेप्ट इक्विटी हुआ 1:3 का रेशो। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि कंपनी ने खुद ने पैसा तो 4 लाख लगाया और मार्केट से 12 लाख लगाया, यानी कंपनी को खुद के बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं, यानी प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, 1 है और आउटसाइडर की होल्डिंग 3 है। तो यानी कि आपकी कंपनी फ्रूटफुल नहीं है, आपकी कंपनी में प्रमोटर्स ने कहीं और पैसा लगा रखा है। तो कैसा होना चाहिए, डेप्ट कितना, इक्विटी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए और लोन कितना हो, 1 हो, 2 हो, यानी कि इक्विटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, जिससे प्रमोटर्स को क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। ये डेप्ट इक्विटी रेशो होता है ना। सेकंड आ जाता है मार्केट वैल्यूएशन रेशो, जिसमें हम प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी रेशो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है कवरेज रेशो, ये एक टाइम इंटरेस्ट वाला रेशो है। एक सॉल्वेंसी रेशो इसके अंदर नहीं है क्या, नहीं है। सॉल्वेंसी रेशो के अंदर हम चेक करते हैं कि कंपनी में ऋण चुकाने की कितनी क्षमता है, ये डेप्ट टू इक्विटी रेशो के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी आ जाता है। तो ये अपन को रेशोज चेक करने हैं। तो जब भी अगर अपने इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए तो डेप्ट रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशो और इससे पहले अपन ने जो से भी देखे हैं एफिशिएंसी रेशो, ये चेक करना है। प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी कब चेक करते हैं, जब अपन को चेक करना होता है कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी भी तब चेक करते हैं और लिक्विडिटी भी तब चेक करते हैं, ठीक है। 3 अच्छे से याद रखना। लेकिन अगर कंपनी को लोन देना है तो हमको सॉल्वेंसी रेशो और डेप्ट इक्विटी रेशो के ऊपर जाना होगा। तो ये सारे के सारे रेशो, 15-16 रेशो, ये सारे फॉर्मूला मैंने डिटेल वीडियोस के अंदर अच्छे से सब कुछ बता रखा है। इसकी थ्योरी अच्छे से याद रख लेना, इसका यूज कौन कौन करता है वो भी अच्छे से समझ लेना। भैया डेप्ट रेशो एनालिसिस का यूज कौन करता है, फिर से बता रहा हूँ, इन्वेस्टर यूज करता है, एम्प्लॉय यूज करता है, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, फिर आपको जो भी लोन दे रहा है, बैंक लोन दे रहा है, गवर्नमेंट के यूज़ में आता है, इंटरनल ऑडिट के यूज़ में आता है, एक्सटर्नल ऑडिट के यूज़ में आता है, स्टेक होल्डर्स के यूज़ में आता है, एम्प्लॉयज़ के यूज़ में आता है और मैनेजमेंट खुद भी इसको इस्तेमाल करता है अपनी कंपनी की एफिशिएंसी चेक करने में, ठीक है, और डायग्नोस करने में। तो इट इज़ अ यूजफुल टूल फॉर एनालिसिस, फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द कंपनी। इतना ही लिखना है, ठीक है। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेशो एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसको कूद कर अकाउंट्स नहीं जाया जाता, अकाउंट्स का एग्जाम पार नहीं होता है, यानी रेशो तो पढ़ना ही पड़ेगा। और 12-15 फॉर्मूले, देखो ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है, डिटेल वीडियोस में मैंने 12-15 फॉर्मूले बहुत बार बता दिए है ना। आपको PDF भी मिल जाएगा, ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, PDF के अंदर भी है, और थ्योरी इसकी अच्छे से पढ़ लेना, दोनों ही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगले वीडियो में मिलते हैं और सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।